चलिए, तो हम बात कर रहे थे अभी तक आई के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स या जिसको अपन क्या बोलते हैं, विकार या असमानताएं, डिसऑर्डर, ठीक है, या विकार कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, अब अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आई से रिलेटेड डिफेक्ट की बात करें तो पहला डिफेक्ट अगर अपन बात करें तो वो है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूरदृष्टि दोष में इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो दूरदृष्टि होती है, ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि जो होती है वो सामान्य होती है, ठीक है। जो निकट दृष्टि होती है, नियर विजन जो होता है, निकट दृष्टि, वो जो है डिफेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब जो डिफेक्ट होता है, जो विकार होता है, वो किस में होता है, निकट दृष्टि में, ठीक है। पास की वस्तुएं, निकट दृष्टि मतलब हमने क्या बोला था, निकट दृष्टि मतलब 6 मीटर से कम, ठीक है, लगभग 20 फीट से कम जो दृष्टि लेते हैं, जो हम विजन लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नियर विजन। तो नियर विजन की अगर अपन बात करें, वो डिफेक्टेड होता है इसमें, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होता। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा, नियर विजन के लिए जब हमने सामंजन पढ़ा था, एकोमोडेशन पढ़ा था, आपको पता है जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो पास की चीज़ें देखने के लिए लेंस जो है उसकी वक्रता बढ़ती है, लेंस जो है अधिक मोटा हो जाता है ना, लेंस अधिक मोटा हो जाता है, अधिक मोटा हो जाता है मतलब लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, उस समय बढ़ जाती है, तब जाके हम निकट दृष्टि जो है वो प्रॉपर कर पाते हैं। लेकिन अगर निकट दृष्टि में कोई डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इससे नहीं जाना, दूरदृष्टि दोष में दूरदृष्टि का दोष नहीं है, निकट दृष्टि का दोष है ना। तो निकट दृष्टि का अगर दोष है तो मतलब इसका मतलब क्या है, लेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वक्र नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से मोटा नहीं हो पा रहा है, वो चपटा ही है, ठीक है ना। वो क्या है, वो चपटा ही है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे कि अगर बात करें, लेंस हमने कहा फ्लैट है, लेंस कैसा है, फ्लैट है। तो जब होगा क्या, जब दूर से किरणें आएंगी, दूर से जब किरणें आएंगी तो वो तो उसको रेटिना पे फोकस कर देगा, जब रेटिना पे फोकस कर देगा तो जो विजन होगा, जो वो कैसा हो जाएगा, विजन सामान्य हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब कोई पास की चीज होगी तो पास की चीज, पास की वस्तु, पास की चीज देखने के लिए इसको वक्र होना पड़ेगा, लेकिन ये वक्र नहीं हो पा रहा है। तो वक्र नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, फैली हुई किरणों को, जो यहाँ से फैली हुई किरणें आएंगी, उसको ये रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ही इतनी नहीं है। ये रेटिना के पीछे कहीं फोकस करना होगा आभासी रूप से। तो रेटिना के पीछे अगर फोकस कर रहा होगा तो क्या इमेज बनेगी, प्रतिबिंब क्लियर बनेगा, स्पष्ट बनेगा, नहीं बनेगा। स्पष्ट प्रतिबिंब केवल तभी बन सकता है जब वो किरणें किस पर फोकस हो, जब वो किरणें रेटिना पर फोकस हो। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए जो है अब यहाँ पर क्योंकि लेंस की जो वक्र नहीं हो पा रहा है, वक्र नहीं हो पा रहा है, मतलब इसकी पावर जो है, इसकी शक्ति जो है, इसकी जो क्षमता जो है वो क्या है, पावर, शक्ति, क्षमता की बात करें तो वो कम है अभी। और अगर वक्र होगा तब इसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन ये तो वक्र हो ही नहीं पा रहा है। तो वक्र नहीं हो पा रहा तो इसकी पावर कम है, तो फैली हुई किरणों को वो रेटिना पे नहीं समेट पा रहा, रेटिना से दूर कहीं समेट रहा है। तो रेटिना से दूर समेट रहा है, इसलिए दूरदृष्टि दोष हमने कहा। लेकिन अब दूर समेट रहा है तो क्या प्रतिबिंब क्लियर बनेगा, नहीं। अगर रेटिना के पहले भी समेट देगा तब भी नहीं बनेगा, दूर समेटेगा तब भी नहीं बनेगा। प्रतिबिंब क्लियर कब बनता है, जब वो किरणें कहां पर जाके फोकस हो, रेटिना पे फोकस हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए अब हमने कहा कि यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या है, मतलब हमने कहा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा भाई, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनेगा आभासी रूप से, रेटिना के
पीछे बनता है, मतलब लेंस की पावर जो है वो पावर प्रॉपर नहीं है। अब लेंस की पावर अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करें, उसकी क्षमता को बढ़ाना है, उसकी पावर को, उसकी शक्ति को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पावर का लेंस लगाएं, पॉजिटिव पावर लेंस लगाएं। और पॉजिटिव पावर लेंस क्या होता है? पॉजिटिव पावर लेंस मतलब उत्तल, कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस हम जब लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जब हम लगाएंगे, तब जाकर इसकी पावर बढ़ेगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हाइपरमेट्रोपिया जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। और उसको ठीक करना है, अगर इस डिफेक्ट को सही करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? उसके लिए हम उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी बात जो है वो है मायोपिया। भाई मायोपिया का मतलब है, इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो नाम के विपरीत यहाँ पर लेना है क्या, कि निकट दृष्टि जो है वो तो क्लियर है, निकट दृष्टि जो है वो सामान्य है, ठीक है, लेकिन दूर दृष्टि में डिफेक्ट है। डिफेक्ट किस में है? डिफेक्ट जो है वो दूर दृष्टि में डिफेक्ट है। दिक्कत ये है, तो जब दूर दृष्टि में डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पास की दृष्टि तो ठीक है, मतलब लेंस जिसकी जो वक्रता बढ़ रही है वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लेंस था, लेंस जो है पूरी तरह से क्या है? वक्र है। तो वक्र है तो क्या है? पास की जो किरणें आ रही हैं उसको तो ये यहाँ पर रेटिना पे समेट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत दूर की किरणों की है, कि जो दूर की किरणें हैं भाई, उन दूर की किरणों को ये भाई दूर की किरणें समेटने के लिए क्या होना चाहिए? रेटिना पे इसका चपटा होना जरूरी है, इसकी पावर का कम होना जरूरी है, लेकिन इसकी पावर बढ़ी हुई है। तो वो दूर की किरणों को क्या करेगा? दूर की किरणों को रेटिना से पहले ही कहीं समेट देगा, और रेटिना से पहले ही कहीं समेट देगा, क्योंकि इसकी पावर बढ़ी हुई है। ठीक है ना? तो पास वाली किरणें जो फैली हुई आ रही थी उसको तो रेटिना पे समेट रहा था, दूर वाली तो सीधी आ रही है, उसको रेटिना से पहले ही कहीं समेट देगा। और रेटिना से पहले समेट देगा, फोकस कर देगा, तो सीधी सी बात है, फिर भी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। क्योंकि हमने कहा कि रेटिना के पहले इमेज बने या रेटिना के बाद इमेज बने, दोनों ही स्पष्ट नहीं होती। स्पष्ट तभी होती है जब वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता है? जब वो प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर ये होगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो रेटिना के पहले बन गया है। प्रतिबिंब कहाँ बन गया है? रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन गया है। और अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया है तो वो स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? लेंस की पावर बढ़ी हुई है तो लेंस की पावर को घटाना जरूरी है। यहाँ पर घटाने के लिए क्या करें? नेगेटिव पावर लेंस लगाएं। घटाने के लिए नेगेटिव पावर, ऋणात्मक क्षमता का लेंस लगाएं। ऋणात्मक क्षमता का लेंस मतलब अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है उसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक क्षमता का लेंस लगा देंगे सामने, तो फिर ये प्रतिबिंब कहाँ? लेंस की पावर वो क्या करेगा? वो लेंस इसकी पावर को कम कर देगा। तो अब जो दूर से किरणें आ रही हैं, जो समानांतर किरणें आ रही हैं, उसको रेटिना पे फोकस करेगा। तो उसके लिए कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरी अपन बात करते हैं यहाँ पर। थर्ड बात हम करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को जो है जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ओल्ड साइटेडनेस, जरा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जनरली ये होता है। वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि लेंस की प्रत्यास्थता कम हो जाती है। लेंस या सीलियरी पेशियों की प्रत्यास्थता कम हो जाएगी। लेंस व
लेंस और सीलियरी पेशियों की प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी? लेंस और सीलियरी पेशियों की प्रत्यास्थता कम हो गई। भाई प्रत्यास्थता कम हो गई, सीलियरी पेशियां ही लेंस की जो है वक्रता को परिवर्तित करती हैं। सीलियरी पेशियां संकुचित होती हैं तब जाकर लेंस वक्र होता है। ठीक है, सीलियरी पेशियां शिथिलन होती है तो लेंस कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। अब सीलियरी पेशियों की प्रत्यास्थता कम हो गई तब भी लेंस जो है अपनी वक्रता को ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर पाएगा। लेंस की खुद की हो गई तब भी सीलियरी पेशियां संकुचन शिथिलन कर लें, लेकिन लेंस की अगर खुद की ही प्रत्यास्थता कम हो गई, लेंस प्रत्यास्थ होता है ना, लेंस की खुद की प्रत्यास्थता अगर कम हो गई तब भी तो वो ना तो सही तरीके से संकुचन कर पाएगा, ना ही सही तरीके से शिथिलन कर पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्या होगा, ना तो लेंस पूरी तरह से चपटा हो पाएगा, ना ही लेंस पूरी तरह से वक्र हो पाएगा। तो ज़्यादा पास का भी नहीं दिखेगा और ज़्यादा दूर का भी नहीं दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा दूर का देखने के लिए लेंस को प्रॉपर चपटा होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा पास का देखने के लिए लेंस को प्रॉपर वक्र होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। ना तो बहुत दूर का देख पाएगा, ना ही बहुत पास का देख पाएगा। तो क्या करें भाई, इसको बायफोकल लेंस लगा दें, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस लगा दें, जिसमें क्या होता है, ये नीचे की तरफ तो पास का देखने के लिए लगा दें, नीचे की तरफ पास का देखने के लिए मतलब उत्तल, और ऊपर की तरफ दूर का देखने के लिए लगा दें मतलब अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट है जिसको अपन कहते हैं मोतियाबिंद, या इसको सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। ठीक है ना। कैटरेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आँख होती है, जो आँख के बीच का काला भाग होता है वो भी सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण क्या होता है, सामने वाला जो भाग होता है वो कैसा हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है। जब सफ़ेद हो जाता है तो लेंस के सामने अगर कोई सफ़ेद चीज़ आ गई तो वो फिर धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का जमाव हो जाता है। प्रोटीन का जमाव या तो लेंस पर हो जाएगा या कॉर्निया पर। लेंस या कॉर्निया पर प्रोटीन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण चीज़ें सफ़ेद सी धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं, इसलिए सफ़ेद मोतिया कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए या तो कॉर्निया या लेंस, जिसमें भी प्रॉब्लम है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। कॉर्निया या लेंस का प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो ग्लूकोमा, ग्लाउकोमा क्या है, काला मोतिया कहते हैं भाई इसमें। ग्लाउकोमा में क्या होता है, कैनाल ऑफ शिलेम, जो कैनाल ऑफ शिलेम है ये ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो आपने ध्यान होगा अगर, तो ध्यान से हमने जहाँ पर पढ़ा था, जैसे ये कॉर्निया हो गई, ये कॉर्निया हो गई ये, और यहाँ पर क्या होता है, कैनाल ऑफ शिलेम होती है। ठीक है, जो सीलियरी बॉडी जो होती है, यहाँ पर सीलियरी बॉडी जो एक्वस ह्यूमर निकालती हैं, जलीय द्रव्य जो है वो यहाँ पर भरता रहता है, और कैनाल ऑफ शिलेम इसको अवशोषित करते रहती है। अगर कैनाल ऑफ शिलेम ब्लॉक हो जाए तो क्या ये जलीय द्रव्य जो है वो अवशोषित होगा, वो एब्जॉर्ब होगा? तो नहीं होगा। कैनाल ऑफ शिलेम अगर ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरता रहेगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि आई पे प्रेशर पड़ेगा। भाई ये आई बॉल है, इस पे प्रेशर पड़ते जाएगा, और इसका जो सबसे संवेदी भाग होगा, सेंसिटिव पार्ट होगा, वो डैमेज हो जाएगा। सबसे सेंसिटिव पार्ट मतलब रेटिना के न्यूरॉन्स,
वो डैमेज होने लगेंगे, अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा तो रेटिना के न्यूरॉन्स जो होंगे वो डैमेज होने लगेंगे। डैमेज होने लगेंगे तो क्या होगा कि न्यूरॉन्स अगर डैमेज होने लगे तो दिखाई देना धीरे धीरे पहले तो कम होगा और फिर बंद हो जाएगा। कम होने के बाद बंद हो जाएगा, मतलब क्या है यहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो अंधा भी हो सकता है। तो नेत्र के अंदर दाब जो है, प्रेशर जो है वो क्या हुआ, बढ़ा। जब प्रेशर बढ़ा तो रेटिना क्या हुई, रेटिना डैमेज होने लगी। रेटिना क्या होने लगी, डैमेज होने लगी, ठीक है। और रेटिना अगर डैमेज होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि रेटिना डैमेज होगी तो दिखाई देना बंद हो जाएगा और व्यक्ति जो है वो अंधा भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई भी पूर्ण रूप से उपचार नहीं है, कंप्लीट क्योर जिसको अपन बोलते हैं वो नहीं है। मतलब अगर सीधी सी बात है न्यूरॉन्स डैमेज होने लगे, उसको दिखाई देना कम हो गया तो उसको वहीं पर रोका जा सके तो सर्जरी करके क्या करेंगे, इस ब्लॉक को हटा देंगे तो वहीं पे रुक जाएगा। अब आप सोचेंगे फिर से पहले जैसा दिखाई देने लगे, फिर से पूरे न्यूरॉन फिर से बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर अंधा हो गया व्यक्ति धीरे धीरे तो अगेन उसको भी ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो यही होता है ग्लाउकोमा, इसलिए हम ग्लाउकोमा को क्या कहते हैं, काला मोतिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे नेत्र से संबंधित कुछ विकार या डिफेक्ट कह सकते हैं या डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं ईयर के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया आई। अब अपन बात करते हैं ईयर। भाई ईयर को अपन कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, ठीक है। स्टेटो एकॉस्टिक का मतलब क्या है, स्टेटो का मतलब है जो संतुलन में सहायता करे, बैलेंसिंग में, और अकॉस्टिक का मतलब क्या है, जो हेयरिंग में हेल्प करे, सुनने में, ठीक है। तो स्टेटो अकॉस्टिक इसलिए क्योंकि हमारा कान जो होता है वो बैलेंसिंग का भी काम करता है। हमारे बॉडी का जो बैलेंस बनाना है, जो संतुलन बनाना है, वो कौन करता है, ईयर ही करता है, ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या होता है, अकॉस्टिक या सुनने का काम होता है। प्राथमिक काम इसका बैलेंसिंग का ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो है एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कर्ण, ये एक्सटर्नल ईयर है। भाई एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर में ईयर ऑरिकल है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पिन्ना भी कहा जाता है, ठीक है, जो मैमल्स का एक कैरेक्टर होता है। दूसरा यहाँ पर ये जो कैनाल दिख रही है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इस कैनाल को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं, जो थोड़ी सी घूमी हुई होती है। घूमी हुई होती इसलिए होती है क्योंकि कोई भी चीज़ सीधे जो है अंदर प्रवेश ना कर पाए। और इसमें जो है आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में आपको हेयर्स भी मिलेंगे, बाल भी मिलेंगे, और सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। सेरोमिनस ग्लैंड का मतलब क्या है, सेरोमिनस ग्लैंड का मतलब है जो कि वैक्स सीक्रेट करती है, सेरोमिन या वैक्स कहते हैं, उसका सीक्रेशन करती है। जो मोम होती है ना सेरोमिन या वैक्स, उसका सीक्रेशन करती है सेरोमिनस ग्लैंड। और इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है भाई, इसमें जो वैक्स होती है उसका फंक्शन क्या है, उस वैक्स का ये फंक्शन है कि कान के अंदर किसी भी तरह के धूल के कण या दूसरी भी चीज़ें हैं, बाल और ये दोनों का ही काम है उनको जाने से रोकना। क्योंकि अंदर की तरफ अगर अपन बात करें तो अंदर की तरफ टिम्पेनम होती है, ये जो है ना ये मेम्ब्रेन होती है टिम्पेनम, जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा भी कहते हैं भाई, टिम्पेनम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन,
ये होती है। तो यहाँ तक जाने से रोकना है, क्योंकि कान के पर्दे में अगर कोई चीज़ चली गई, ठीक है, तो वो उसको नुकसान पहुँचाएगी और हो सकता है कि सुनाई देना भी बंद हो जाए अगर टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन खराब हो जाए या नष्ट हो जाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं टिम्पेनिक बुल्ला, टिम्पेनिक बुल्ला कहते हैं। ये चारों तरफ बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, टिम्पेनिक बुल्ला कहलाती है ये। और ये जो टिम्पेनिक बुल्ला होती है इसके अंदर एयर भरी होती है, इसके अंदर हवा भरी होती है और इसमें ईयर ऑसिकल होते हैं। ईयर ऑसिकल या जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण अस्थियाँ कहते हैं। ईयर ऑसिकल में क्या क्या मिलेंगे, देखिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर भाई आपको, प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। एक तो जो है मेलियस मिल जाएगा, दूसरा इसको थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनमें मेलियस सबसे बड़ी होती है। फिर इसके बाद इंकस है और तीसरी जो है वो स्टेपीज है, ठीक है। तो 3 कर्णास्थियां हैं, कौन कौन सी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये है मेलियस, ये है इंकस और ये है स्टेपीज। और स्टेप्स या स्टेपीज जिसको अपन कहते हैं, कान की, ये पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है और यहाँ पर जॉइंट होते हैं। मेलियस और इंकस के बीच में जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है, कब्जा संधि जिसको कहते हैं। और यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि इंकस और स्टेपीज के बीच में, या जिसको क्या बोलते हैं हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो ट्यूब निकली है, ये ट्यूब कौन सी है, ये है यूस्टिचियन ट्यूब, ठीक है। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सी होती है, यूस्टिचियन ट्यूब। तो यहाँ पे मेलियस, इंकस, स्टेपीज हैं। मेलियस और इंकस के बीच में हिंज जॉइंट है, इंकस और स्टेपीज के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और जो ट्यूब जाती है ये यूस्टिचियन ट्यूब, जो पता होगा आपको कि फेरिंग्स में जाकर खुलती है, ठीक है, फेरिंग्स में। और जो है इस ट्यूब का काम क्या होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर का प्रेशर जो होता है, दाब होता है, उसको नियंत्रित करना। कि भाई बाहर से दाब है वो तो एनवायरनमेंट के कारण होगा, वातावरण के कारण होगा, लेकिन अंदर से जो दाब है वो उसको मेंटेन कौन करेगी, उसको मेंटेन करने वाली क्या होती है, ये यूस्टिचियन ट्यूब होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है इंटरनल ईयर, ये पूरा मिडल ईयर है, ठीक है। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये क्या है, ये मध्य कर्ण है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल ईयर, ठीक है। ये पूरा मिडल ईयर है। मिडल ईयर के बाद हम आते हैं इंटरनल ईयर पे। तो मिडल ईयर में जो ये स्टेपीज होती है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन के माध्यम से, जिस झिल्ली के माध्यम से ये जो मध्य कर्ण होता है वो अंतःकर्ण से, इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है। इसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या कहलाता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की। और एक यहाँ पे भी मेम्ब्रेनस होती है स्ट्रक्चर, वही झिल्ली नुमा, ठीक है। इसके माध्यम से भी ये मिडल ईयर जो है अंतःकर्ण से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं, ये राउंड होती है इसलिए कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडस या राउंड विंडो, गोलाकार खिड़की।
ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से जो है, इन दोनों के थ्रू जो है जो मिडल ईयर होता है वो इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने इंटरनल ईयर को थोड़ा अलग से डायग्राम में फिर डिटेल में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये बताया है आपको 3 ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, कौन कौन से बताए आपको? मेलियस, इंकस और क्या बताए? स्टेपिस। ठीक है, इनके शेप की अगर बात करें अगर अपन, ठीक है, तो शेप कैसा होता है इसका? हैमर शेप होता है, हथौड़ी के आकार का। ठीक है, इंकस का जो होता है एनविल शेप होता है, निहाई, उसको निहाई कहते हैं। ठीक है ना, जो वो घास काटने के काम आता है ना ऐसा, ठीक है, उसको निहाई कहते हैं। और स्टेपिस जो होता है वो स्टिरअप, घोड़े की नाल, घोड़े की रकाब बोल सकते हैं। ठीक है ना, रकाब ऐसे यू शेप की होती है ना, इस टाइप की होती है ना रकाब। ठीक है, तो बस उसी के आकार का होता है। ठीक है, तो ये आपको शेप याद रख लीजिएगा थोड़े से। ठीक है, तो ये मिडल ईयर तक का अभी हमने पढ़ लिया। अब अपन आते हैं किस पे? इंटरनल ईयर या अंतःकरण पर। तो चलिए इंटरनल ईयर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनल ईयर जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो बोनी लेबिरिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसका मतलब देखो, एक तो बोन का बना हुआ भाग है, हड्डियों का, तो वो तो क्या हो गया? बोनी लेबिरिंथ। उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन का भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मतलब बोन का बना हुआ भाग बोनी लेबिरिंथ है, ठीक है, जो हड्डियों का बना हुआ, उसके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ भाग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। मतलब ये मान लो कि एक बड़ा डिब्बा है वो बोनी लेबिरिंथ है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। ठीक है, और जो बड़ा डिब्बा है मतलब बोनी लेबिरिंथ, इसके अंदर भरा हुआ है पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है पेरिलिम्फिया, इसको कहते हैं परिलसिकीय द्रव। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भरा हुआ है एंडोलिम्फ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंतःलसिकीय द्रव। ठीक है, तो पेरिलिम्फ है और क्या है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। एक में जो है बोनी लेबिरिंथ जो है, बड़े डिब्बा जो है उसमें भरा हुआ है पेरिलिम्फ, और छोटा डिब्बा जो है उसमें भरा हुआ है एंडोलिम्फ। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के भागों की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या क्या मिलेगा आपको। ये 2 भागों में, इसमें एक तो हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस या उपकरण, वेस्टिब्यूलर एपरेटस है, वेस्टिब्यूलर उपकरण है। और दूसरा है इसमें कॉकलियर एपरेटस या कॉकलियर उपकरण। ठीक है, एक वेस्टिब्यूलर एपरेटस है, दूसरा कॉकलियर एपरेटस है। ठीक है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस में आपको 3 SCC मिलेंगे। SCC क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SCC क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल या अर्धचंद्राकार नलिकाएं, अर्धचंद्राकार नलिकाएं 3। ठीक है, फिर उसके बाद मिलेगा आपको यूट्रिकल और मिलेगा सिक्योर। ठीक है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस में। और कॉकलियर एपरेटस में क्या मिलेगा भाई? कॉकलियर एपरेटस में कॉकलिया मिलेगी। ठीक है, अभी अपन इसको डायग्राम से भी समझेंगे। कॉकलियर एपरेटस में क्या है? कॉकलिया है। जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस काम करता है बैलेंसिंग का, संतुलन बनाने का। बैलेंसिंग का काम कौन करेगा? वेस्टिबुलर एपरेटस। और जो सुनने का काम करता है, हियरिंग का जो काम करता है, वो कौन सा का है? वो कॉकलियर एपरेटस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, अभी अपन ने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा और मिडल ईयर पढ़ा। अब एक्सटर्नल ईयर जो है, जो बाह्य कर्ण है, उसका काम क्या है कि साउंड वेव को कलेक्ट करना।
भाई जो एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर वो आवाज़ को, ध्वनि को क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसका संग्रह करता है। जो मिडिल ईयर पढ़ा, मिडिल ईयर जो है इसको एम्प्लीफाई करता है, आवर्धन करता है, ठीक है। उस जो ध्वनि तरंगे आई हैं उनको क्या करेगा, एम्प्लीफाई कर देगा, ठीक है। चलिए अभी अपन इसकी बात करते हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बता दूँ इंटरनल ईयर वाला, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर ये टिम्पेनम हो गई, यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो, ठीक है, अंडाकार खिड़की। नीचे की तरफ क्या है, ये झिल्ली नुमा है, ये भी झिल्ली नुमा है। नीचे की तरफ क्या है, फेनेस्ट्रा रोटुंडस या गोलाकार खिड़की, ठीक है। अब यहाँ पर, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये इंटरनल ईयर है। अब यहाँ पर ये बोनी लेबिरिंथ का भाग है। कौन सा है? बोनी लेबिरिंथ। और ये अंदर जो पिंक कलर से बनाया हुआ है ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। तो यहाँ पर तो क्या भरा होगा भाई? यहाँ पर पेरिलिम्फ भरा होगा, यहाँ पर भी क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ भरा होगा, परिलशिके द्रव। और अंदर की तरफ क्या भरा होगा? अंदर की तरफ यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो एंडोलिम्फ है। यहाँ क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो अपन ने पढ़ा था क्या, वेस्टिबुलर उपकरण, उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये यूट्रिकल है, ये सेक्योल है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है आपको 3 दिखाई दे रही होंगी, 1, 2 और ये 3। ये क्या है? SCC। SCC मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल है 3, ठीक है। उसके नीचे अगर ये बात करें तो यूट्रिकल है, उसके नीचे बात करें तो सेक्योल है। ये तीनों भाग हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? वेस्टिबुलर एपरेटस, जो किसमें हेल्प करेगा? बैलेंसिंग में। उसके बाद ये जो आपको घुमावदार दिखाई दे रहा है ये सारी कॉकलियर डक्ट है। कॉकलिया है, कॉकलियर डक्ट, जिसमें कितने घुमाव हैं? देखो 1, 2 और तीसरा जो है वो पूरा नहीं है, 2, 3/4 इतने घुमाव होते हैं, इतने टर्न होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? कॉकलियर एपरेटस में, ठीक है। तो कॉकलियर एपरेटस में ये टर्न मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं इसमें कुछ ये फूले हुए से भाग बनाए हैं मैंने। यहाँ पर ये बनाया है, ये बनाया है, यहाँ पर भी देखिए फूला हुआ सा भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सब क्या है? एम्पुला। फूले हुए से भाग क्या कहलाते हैं? ये सब भाग जो है वो एम्पुला कहलाते हैं।
ठीक है, जो फूले हुए भाग हैं। अब देखिए, पहले चलो वेस्टिबुलर एपरेटस की ही अपन बात कर लेते हैं। जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, इसकी सेमी सर्कुलर कैनाल में, अच्छा ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये ऐसी नहीं है जो दिखाई दे रही हैं। ये एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरी वाई पे है और तीसरी जेड पे है। मतलब तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, 90 डिग्री पे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। और तीनों एक ही जगह खुल रही हैं। तीनों किस में खुल रही हैं? यूट्रिकल में। तीनों तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो तीनों कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। किस में खुलती हैं? यूट्रिकल में खुलती हैं। ठीक है, इनके फूले हुए भाग क्या कहलाते हैं? इनके फूले हुए भाग एम्पुला कहलाते हैं। ठीक है, एम्पुला में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, संवेदी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। एम्पुला के अंदर जो संवेदी संरचनाएं हैं, यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सेंसरी स्ट्रक्चर या संवेदी संरचनाएं जो हैं, जो बैलेंस का सेंस करेंगी, वो यूट्रिकल में भी होती हैं और वो सेक्यूल में भी होती हैं। और ये क्या कहलाती हैं? ये मैक्यूला कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मैक्यूला कहलाती है। ठीक है, तो ये जो तीनों जगह हैं, तीनों ये बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, तीनों वेस्टिबुलर एपरेटस में हैं। तो जिसमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल में, वो क्या है? एम्पुला है, सॉरी क्रिस्टी है। कहाँ पर है? एम्पुला में है। और यूट्रिकल और सेक्यूल में जो है वो क्या है? मैक्यूला है। बात समझ में आ रही है ना? ये अब होता क्या है, देखो अब ये कैसे बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस करते हैं, कौन सी चीज़ किसको बैलेंस कर रही होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल, क्या बोला? सेंसरी स्ट्रक्चर क्रिस्टी। क्रिस्टी कैसे होते हैं भाई? ये कुछ इस तरह की संरचना होती है क्रिस्टी। देखो, ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? क्रिस्टी का एक छोटा सा संरचना बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या? क्रिस्टी। और क्रिस्टी जो होते हैं, जेलेटिन के समान पदार्थ होता है, उसमें डूबी होती है ये। ये क्रिस्टी कुछ इस तरह से होती है। इनमें क्या क्या होता है भाई? इनमें ये जेलेटिन के समान पदार्थ होता है, जिसको कहते हैं क्यूपुला। ये जो है, इसमें हेयर सेल्स हैं, और ये जो होती हैं सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर ये ANF होते हैं, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर, या सॉरी एफरेंट नर्व फाइबर। ऑटोनोमिक तो क्या? एफरेंट। एफरेंट मतलब जो लेकर जाए। एफरेंट का मतलब क्या है? जो लेकर जाए। ठीक है ना? लेकर आए। ठीक है, तो एफरेंट नर्व फाइबर है यहाँ पर, या इसको ऑटोनोमिक भी कह सकते हैं। ऑटोनोमिक इसलिए क्योंकि स्वायत्त होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंतु कह सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंतु। और यहाँ पर इसमें जो हेयर सेल्स होती है, इसमें तंत्रिका प्रेषक भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसी तरह से बात करें अगर कॉकलिया की, तो कॉकलिया में इसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है।
ठीक है, इसमें भी क्या होती है, यहाँ पर ये आपको दिख रही होंगी हेयर सेल्स हैं, रोम कोशिकाएं जिसको कहते हैं, ये सपोर्टिंग सेल है, और ये ANF है, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंतु। ठीक है, अगेन इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, और इसमें जो होते हैं यहाँ पर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल होते हैं, कण होते हैं जो संवेदी होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन, हालांकि ये संरचना कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल होते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। तो मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें क्या है, और जो मैक्यूला है उसमें क्या है। ये मैक्यूला है, ठीक है, ये जो अपन ने बनाया है वो क्या है, मैक्यूला है। और मैक्यूला किस में होगा, मैक्यूला जो है वो आपको यूट्रिकल और सेक्यूलस में मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टी मिलेंगे। अब आपको देखो मेन बात ये क्या याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ बैलेंसिंग से रिलेटेड, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, कि सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टी होती हैं। क्रिस्टी जो है वो जेलेटिनस सब्सटेंस में डूबी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूपुला। और ये जो होता है पूरी संरचना, ये डायनामिक बैलेंस में, डायनामिक बैलेंस या गतिक संतुलन जो होता है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, मतलब जब हम गति कर रहे होते हैं, जब हम त्वरण के साथ एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होता है, एकदम धीमे होते हैं, या घूमते हैं हम, रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल जो घूमते हैं, तब जाकर जो बैलेंस बनता है, उस बैलेंस के सेंस को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये वाली संरचना सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टी। और इसी तरह से मैक्यूला जो होते हैं, इसमें याद रखना है कि यूट्रिकल और सेक्यूलस में या सेक्यूल में जो संवेदी अंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला में कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल होते हैं, कण होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं, और ये हमारा स्थैतिक संतुलन बनाने में हेल्प करते हैं। भाई स्थैतिक संतुलन का मतलब क्या है, जब हम सीधे चल रहे हैं एक ही गति से, एक ही स्पीड से, कार में बैठे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, झुक नहीं रहे हैं, कहीं झुकेंगे तो फिर यहाँ, उसके सेंस ये भेजेगा। और जब हम सीधे रहेंगे लीनियर लिफ्ट में, बिल्कुल एक स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, एक स्पीड से नीचे आ रहे हैं, तो ये भेजेगा। ठीक है ना, और बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करवा के रखेगा। ये क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस करवा के रखने का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अभी तो मैंने केवल इतना बता दिया आपको स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चन बैलेंसिंग वाले तो सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना, भी कॉकलिया नहीं पढ़ा है, कॉकलिया तो आगे पढ़ेंगे, सुनते कैसे हैं हम। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन बस इतनी चीज़ों से आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो इतनी चीज़ों को याद रख लीजिए आप, ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 1800212179 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।